प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2182, टेरिफाइंग मैकेनिकल वॉरफेयर। वोलुयन एम्पायर की हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन स्वाभाविक रूप से सिर्फ फ्लेश और ब्लड को फ्रंट लाइन पर नहीं रख सकती थी। उनके पास अपनी मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स भी थी। ये सेंटिपेड शेप्ड मैकेनिकल बीस्ट्स जमीन के अंदर बहुत तेजी से तैर सकती थी और यहां तक कि धरती को चीरकर चुपचाप आगे बढ़ सकती थी। आयरन कर्टन टूटने के बाद सबसे जरूरी इमरजेंसी उपाय के तौर पर यह सामने आई। इन विशाल वॉर बीस्ट्स के सिर पर गाढ़े हरे रंग की असंख्य आंखें जमी थी, जो लेजर वेपन लॉन्चर्स और वाइड एरे मॉनिटर्स का काम करती थी। ये डेंस ग्रुप्स में सिटी वॉल से बाहर रेंग आई और दरार को रोक दिया। सू 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 लेजर्स बारिश की तरह बरसने लगी। सेंटिपेड वॉर बीस्ट और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म दूर से ही आमने सामने हुए और एनर्जी अटैक शुरू कर दिए। दोनों तरफ सिर्फ मशीन्स थी जिन्हें मौत का डर नहीं था। इस एनर्जी की बाढ़ ने दोनों ओर हजारों इंडिविजुअल्स को नष्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बेहद तेजी से सिटी वॉल के नीचे पहुंच गए। कई हजार मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का नष्ट होना कोई मायने नहीं रखता। जब तक वे इस डिफेंस लाइन को पार कर लेते, तब तक वे सब कुछ बेरोक-टोक तबाह कर सकते थे। और उनके पीछे खड़ी थी वह बेहद खतरनाक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स और 3 सुपर आर्म्ड बैटलशिप्स। सिटी वॉल का इलाका कई सौ मील तक रोशनी से भर गया। अलग अलग लेजर वेपन्स आतिशबाजी की तरह फट रहे थे और टकरा रहे थे। एनर्जी रिएक्शन बेहद डरावनी थी। पीछे खड़े ह्यूमन सोल्जर्स भी ये दृश्य देखकर ठंडे पसीने से भर उठे। अगर वे मैकेनिकल आर्मी के पीछे पीछे अभी ऊपर चढ़ गए होते, तो शायद अब तक सब मर चुके होते। 6 डिस्ट्रिक्ट से आए स्ट्रेंजर्स इस नजारे को देख रहे थे और उनके मन में एक बेहद बेतुका विचार आया। 6 रीजन्स की कंबाइंड ताकत भी शायद अब झंग यी की टीम को हराने के लिए काफी नहीं है। हां, उन्होंने भी बहुत एनर्जी खर्च की थी, लेकिन असली टेक्नोलॉजी और वेपन्स तो झंग यी की टीम से ही आए थे। एक विशाल कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सिटी वॉल के नीचे गरजता हुआ पहुंचा और तभी ऊपर से गिरते हुए एक लंबा सा मैकेनिकल सेंटिपेड वॉर बीस्ट ने उस पर सीधा हरे एनर्जी बीम से हमला किया। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म ने एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर लिया और वार को रोक दिया, लेकिन पलक झपकते ही दोनों हाथ से हाथ की लड़ाई में उतर गए। चारों ओर मशीनरी के धमाके और स्टील के मरोड़ने टूटने की भयानक आवाजें गूंजने लगी। इन निडर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स और वॉर बीस्ट्स की जंग बेहद क्रूर थी। हरे रंग का इंजन ऑयल खून की तरह बहता रहा, जिसने सिटी वॉल के नीचे पूरे बैटलफील्ड को लाल कर दिया। आयरन कर्टन ऑफ द स्काई की दरारें तेजी से रिपेयर हो रही थी, लेकिन खाली जगह भरने में समय लग रहा था। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। वे लगातार अपनी मेन गन से हमला करते रहे और हीलिंग रोक दी। लू कैरन ने तीनों सुपर बैटलशिप्स की मेन गन्स तुरंत इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ये बेहद ज्यादा एनर्जी खाती है और इन्हें सिर्फ क्रिटिकल मौके के लिए बचाकर रखना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर यही 3 वॉरशिप्स वोलुयन एम्पायर में घुसकर सिर्फ अपने विशाल और मजबूत शरीर से ही भयानक तबाही मचा सकती थी। सू सू ज्यादा देर तक लड़ाई चली नहीं और हुएक्सू नेशनल कोलिशन फोर्सेस ने बिल्कुल साफ बढ़त ले ली। आखिर ईस्ट सिटी वॉर जोन पहले ही अंदर बाहर की मुश्किलों में फंसा था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि सही मायनों में पूरी लड़ाई झेल सके। हां, दूसरे वॉर जोन से सैनिक भेजे गए थे, लेकिन इस वक्त एक वॉर जोन की फौज बिल्कुल भी काफी नहीं थी। ऊपर से वे सेंटिपेड शेप्ड मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के मामले में कैंग युअन क्लैन की मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सामने कहीं नहीं टिकते थे। सिर्फ एनर्जी शील्ड का एडवांटेज ही उन्हें बिल्कुल पैसिव बना देता था। शायद वे छोटे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सामने काम आ जाते, लेकिन जैसे ही बड़े वॉर मशीन्स सामने आए, सेंटिपीड्स बिल्कुल बेबस हो गए।
वो टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स में एक ऐसा वॉर वेपन था जिसकी ऊंचाई 20 मीटर से भी ज्यादा थी। उसकी टांगों पर गेयर्स लगे थे और वो ऑक्टोपस की तरह 8 रोबोटिक आर्म्स भी उगा सकता था, जिससे वो किसी भी टेरेन पर लड़ाई कर सकता था। उसका ऊपरी हिस्सा ह्यूमैनॉइड टोर्सो था, 4 हाथों वाला। वो न सिर्फ बड़े लेजर एनर्जी कैनन्स चला सकता था, बल्कि नजदीकी लड़ाई में उसके चारों लोहे के मुक्के आसानी से एक ट्रेन तक को चकनाचूर कर सकते थे। क्लोज कॉम्बैट में टेक्नोलॉजी का फर्क तुरंत साफ दिखने लगा। चाहे मैकेनिकल वॉर बीस्ट आकार में 7-8 गुना बड़ा क्यों न हो, असली टकराव में उसे कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि उसका आर्मोर पल भर में चकनाचूर हो जाता। वे डरावने वॉर बीस्ट्स सिटी वॉल के नीचे टूट पड़े और आयरन कर्टन ऑफ द स्काई की दरार में घुस गए। उनका बस गिरना ही सैकड़ों लिजर्डमैन वॉरियर्स को कुचलकर हटा देता था। बॉम्ब और राइन तुरंत उनके सामने खड़े हो गए। बैंग ने अपना दाया हाथ खोला। उसकी हथेली में पीली पारदर्शी एनर्जी बॉल जमी और उसने तुरंत उसे जमीन पर दबा दिया। पल भर बाद वॉर आर्मोर के नीचे से हाई एनर्जी का धमाका हुआ और दुश्मन को धकेल दिया। लेकिन एक को गिराना काफी नहीं था, क्योंकि और वॉर वेपन्स धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने सबसे पुराना तरीका अपनाया। एनर्जी शील्ड खोलकर मैकेनिकल वॉर बीस्ट की एनर्जी स्प्रे को रोका, फिर अपने 4 हाथ खोलकर उसे ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई चिप्स की पट्टी तोड़ रहा हो। इंजन ऑयल और आर्मोर के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। एक टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन जो बिल्कुल अलग स्तर पर थी। लिजर्डमैन सोल्जर्स हैरान रह गए। ह्यूमन अटैक की इंटेंसिटी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। ये क्रशिंग डिफीट उनके लिए बिल्कुल निराशा लेकर आई। महल के अंदर बैटलफील्ड देख रहे शाही परिवार के उच्च सदस्य स्तब्ध रह गए और ठंडी पसीने से भीग गए। कौन सी सिविलाइजेशन हमला कर रही है? एम्परर सी यी गुस्से से दहाड़े और मेज पर जोर से हाथ मारा। मैं किसी भी हालत में नहीं मानता कि ये उस कमजोर ह्यूमन नेशन की आर्मी है। आखिरकार शुरू से अंत तक उन्होंने कोई 6th जनरेशन ह्यूमंस नहीं देखे, सिवाय उस नफरत भरे काले आर्मोर वाले इंसान के। उसकी दहाड़ उसके दिल का डर छुपा नहीं पाई, क्योंकि उसके हाथ पहले से कांप रहे थे। बहुत लंबा समय शांति में बीता था और बुद्धिमान सम्राट भी अब शांत नहीं रह सका। वो मान सकता था कि वोलुयन एम्पायर की लॉन्ग रेंज आर्मी दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ युद्ध में हार जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि युद्ध उसके अपने घर तक पहुंच जाए। चिंता मत कीजिए महाराज, सभी बड़े डिस्ट्रिक्ट से ट्रूप्स यहां पहुंच चुके हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। एक मंत्री ने उसे ढाढ़स बंधाया। सभी बड़े अर्बन एरियाज की गतिविधियां उनकी नजरों में थी और वे देख सकते थे कि वैंगार्ड ट्रूप्स पहले ही शहर में पहुंच चुके थे। सीई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने खड़ी विशाल प्रोजेक्शंस को घूरते रहे और मन ही मन प्रार्थना करते रहे। साथ ही उनकी आंखें बार बार आसमान की ओर उठ जाती। वोलुयन एम्पायर के ऊपर धरती के करीब बाइंडिंग चेन से बनी एक विशाल श्रीयर टंगी हुई थी। चैप्टर 2183 से 84, फ्लैटन एवरीथिंग। अंकल झिंगला, आपको ये बैटल जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जितनी देर हम डिले करेंगे, उतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हमारे वोलुयन एम्पायर के लोगों को सफर करनी पड़ेंगी। सीई चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। उसे और बाकी सबको अच्छी तरह पता था कि किसी वॉर का आउटकम तय करने वाली 2 सबसे बड़ी चीजें हैं। पहली, सिविलाइजेशन लेवल से मिलने वाला आर्म्ड एडवांटेज। दूसरी, टॉप एलियंस की स्ट्रेंथ। असल में ज्यादातर समय दूसरी चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिर्फ टॉप म्यूटेंट्स ही टॉप म्यूटेंट्स से लड़ सकते हैं। मैकेनिकल आर्मी बहुत तेजी से सिटी वॉल पार करके लिजर्डमैन ट्रूप्स के करीब पहुंच गई। ये स्टील और आयरन से बने इंडिस्ट्रक्टिबल प्राणी कभी फ्रीमॉन्स की धरती पर पूरे ह्यूमन अलायंस की घेराबंदी का कारण बने थे और आखिरकार उस बड़े संकट का समाधान किया था। इस समय ईस्ट सिटी की कमजोर डिफेंस लाइन को उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। आसमान में खड़ी आयरन कर्टन से एक के बाद एक पावरफुल लेजर्स गिर रहे थे। हालांकि उसमें एक छेद हो गया था,
लेकिन उसकी ऑटोनोमस डिफेंस कैपेबिलिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और वो अब भी काम कर रही थी। लेकिन मैकेनिकल लीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक डरावना दृश्य सामने आया। आउटर डिफेंस लाइन टूटने के बाद सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बिना किसी बाधा के भारी कदमों से धड़ाम धड़ाम सिटी वॉल की तरफ बढ़ने लगे। उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर बाकी वॉर वेपन से सैकड़ों गुना ज्यादा थी और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की बड़ी संख्या बाढ़ की तरह शहर में घुसने लगी। लिजर्डमैन ट्रूप्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे और भी लिजर्डमैन आर्म्ड फोर्सेस उनकी ओर बढ़ रही थी। अनमैन्ड फ्लाइंग कॉम्बैट डिवाइसेस मधुमक्खियों के झुंड की तरह आए और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन उनकी डिफेंस बहुत मजबूत थी। लेजर वेपन्स एनर्जी शील्ड्स से टकराकर बेअसर हो जाते और साधारण एम्यूनिशन उनकी मोटी आर्मोर को भेद ही नहीं पाता। बॉम्ब, राइन और बाकी लोग सिहर उठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वॉर इतनी तेजी से इस स्थिति तक पहुंच जाएगा, जैसे दुश्मन ने उनकी कमजोरियों पर सीधा वार किया हो। सामान्य तौर पर आयरन कर्टेन को इतनी जल्दी तोड़ा ही नहीं जा सकता था, लेकिन दुश्मन ने उसकी डिफेंस कैलकुलेट करके सही ऑफेंसिव तरीका पहले से ही तैयार कर लिया था। पूरा ऑफेंसिव प्रोसेस इतना सीमलेस था मानो इसे अनगिनत बार रिहर्स किया गया हो। असल में यही सच था। सब कुछ यांग जिंगसन की कैलकुलेशन के भीतर था। वॉर गेम सिमुलेशन। जैसे ही उसे पर्याप्त इंटेलिजेंस मिलती, वो बैटलफील्ड पर होने वाले हालात का पूरी तरह अंदाजा लगा सकती थी। ये तो बस वही इनेविटेबल नतीजे थे जिन्हें उसने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। और ये सब कुछ ही नहीं था। आगे जो होने वाला था उसमें भी कोई सरप्राइज नहीं होने वाला था। यांग जिंगसन कमांड सेंटर में और देर तक नहीं रुकी, क्योंकि जिस पल आयरन कर्टेन ब्लास्ट हुआ और मैकेनिकल आर्मी की आयरन हूव्स ने सिटी वॉल डिफेंस लाइन पार करके वुलुयन एम्पायर की टेरिटरी में कदम रखा, उसी पल सब कुछ तय हो गया था। अब कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता था, लेकिन उसके पास इससे भी जरूरी काम था। वुलुयन एम्पायर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम को डिसेबल करना। उसने लेब्रेडर और प्रोफेसर डा विंसी की ओर मुड़कर कहा, आप दोनों मेरे साथ इंपीरियल सिटी ऑफ वुलुयन एम्पायर चलिए। उसके साथ खड़ी थी एक ताकतवर फीमेल वॉरियर, साउथ वेस्ट रीजन की एक इप्सिलॉन लेवल एलियन, स्नो माइल बैम। यांग जिंगसन की करंट स्ट्रेंथ से मिशन पूरा होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार सब कुछ स्मूथली हो, इसके लिए झंग यी ने हर एलियन के लिए सेफ्टी मेजर्स लिए थे। बैम, जिसकी मेली एबिलिटी बेहद मजबूत थी, यांग जिंगसन की बॉडीगार्ड बनी। बाकी टीम मेंबर्स के अपने अपने टास्क थे। सबसे कठिन टास्क स्वाभाविक रूप से यांग जिंगसन और ब्रायन पर था। 3 इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन्स, डॉग्स और एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर जिसकी स्ट्रेंथ अज्ञात थी, लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं आंकी जा सकती थी। ऐसा कॉम्बिनेशन वुलुयन एम्पायर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए काफी सेफ था। वेल, दैट्स प्रिटी चैलेंजिंग, इजंट इट? चलो। प्रोफेसर डा विंसी बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। उसे ऐसे रोमांचक एडवेंचर्स में बहुत मजा आता था। एक्शन लेने से पहले उसने अपनी दाई कलाई उठाई, जिस पर एक घड़ी जैसी चीज बंधी थी। प्रोफेसर डा विंसी ने बस एक बटन दबाया और अचानक उस घड़ी से एक ट्रांसपेरेंट फिल्म निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ग्रेट, चलो। ये देखकर यांग जिंगसन ने पूछा, ये क्या है? क्या ये कोलंबिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल बैटल सूट है? प्रोफेसर डा विंसी अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल पैटेंट है। मैं इतनी आसानी से इन्हें ये अच्छी चीज क्यों इस्तेमाल करने दूं? ब्रायन ने धीरे से समझाया, असल में ये सुपर सूट बहुत महंगा है, या फिर प्रोफेसर ने रिसर्च फंड्स का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। चुप रहो। इसके बाद सब लोग कमांड सेंटर से निकल पड़े, जबकि फ्रंट लाइन पर लड़ाई और भी जोर पकड़ रही थी। मैकेनिकल आर्मी के लगातार हमले से जो छेद बना था, वो अब बड़ा होकर 1 किलोमीटर लंबी दरार बन चुका था। यांग जिंगसन और बाकी लोगों ने सामने मौजूद लिजर्डमैन वॉर बीस्ट्स
और वॉरियर्स की विशाल आर्मी को देखा और फिर इंपीरियल सिटी की ओर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। यहां उनका अब कोई काम नहीं था। हुएक्सू किंगडम की दूसरी ट्रूप्स इसे संभाल लेंगी। यांग जिंगसन ने बैम को साथ लिया, एक्सोस्केलेटन मच का स्टेल्थ मोड ऑन किया और सीधे इंपीरियल सिटी की ओर बढ़ चली। ब्रायन और लियोनार्डो भी पीछे पीछे हो लिए। सामान्य हालात में इस तरह की आर्मोर आई ऑफ द स्काई नेटवर्क से बच नहीं सकती थी, लेकिन अब फ्रंट लाइन पर वो रैगिंग था और झंगी द्वारा डेटोनेटेड लव डेथ की वजह से हर जगह केओस था। इसलिए वो इस अफरात फ्री में अंदर घुस सकते थे। सिटी वॉल्स टूट रही थी, गिर रही थी और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की और भीड़ बाढ़ की तरह शहर में भर रही थी। उनका लक्ष्य सीधा था, हर उस लिजर्डमैन को नष्ट करना जो रेजिस्टेंस करेगा और उनके वॉर मशीन्स को तबाह करना। लेकिन उनके पीछे खड़ी 50,000 हुएक्सू कॉलिशन फोर्सेस के और भी बड़े मिशन थे। पहला, वुलुयन एम्पायर की सारी लिविंग फोर्सेस को एलिमिनेट करना। दूसरा, पूरे वुलुयन एम्पायर से लिजर्डमैन का सफाया करना। मैकेनिकल आर्मी की कवर में वो वुलुयन एम्पायर की टेरिटरी में घुस गए। मैकेनिकल एक्सप्लोजन्स की आवाजें और लेजर वेपन्स की चकाचौंध ने इस जगह को नरक जैसा बना दिया। पिछले एक्सप्लोजन में ज्यादातर लिजर्डमैन ट्रूप्स मारे जा चुके थे। अब बचे हुए सोल्जर्स 20,000 से भी कम थे। लेकिन फिर भी ये नेचुरली सुपर कॉम्बैट स्किल्स वाले सोल्जर्स इतने आसान नहीं थे। हालांकि आज यहां आने वाले ऑर्डिनरी ह्यूमन सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि पूरे हुएक्सू किंगडम के एलीट में से भी एलीट सोल्जर्स थे। 2 या 3 गुना बड़े दुश्मनों के सामने वो हथियार उठाकर उन पर टूट पड़े।